पहला न्यूज़ जो है दैट इज़ पॉक्सो से रिलेटेड है, प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम द सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन ऑफेंस एक्ट है। ठीक है, तो पहले चाइल्ड सेक्स एब्यूज़ जो था एक एक्ट है, स्पेशल है, जो बच्चे 18 ईयर से कम के हैं उनके लिए ये एक्ट है। और उनमें ये था कि पहले चाइल्ड पोर्नोग्राफी एंड चाइल्ड सेक्स उसमें मेंशन था। तो अभी सुप्रीम कोर्ट में ये केस गया था, ये जैसे ये केस पहले मद्रास हाई कोर्ट में गया था, वहाँ पे ये था कि अगर आप पोर्नोग्राफी देखते हैं सिर्फ तो वो क्राइम नहीं माना जाता है। वहाँ पे अगर जब तक आप एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होते हैं तब तक दैट विल बी नॉट क्राइम। सुप्रीम कोर्ट में वही मामला गया, उसी को अपील करके गए कि अगर चाइल्ड के साथ कोई भी ऑफेंस है, जैसे पोर्नोग्राफी में माना जाता है कि बोथ पर्सन वाज इन द कंसेंसुअल सेक्सुअल इंटरकोर्स, लेकिन चाइल्ड के लिए अलाउ ही नहीं है, कंसेंसुअल भी अलाउ नहीं है। तो आप अगर देखते हैं कहीं ना कहीं अगर वीडियो बनाया गया है किसी चाइल्ड का, तो कहीं ना कहीं वो ऑलरेडी वायलेशन है और वो चाइल्ड का पूरा लाइफ खराब हो जाता है ना। अगर उसके साथ कोई भी ऐसा वीडियो चल रहा है वो उससे बाहर ही नहीं आएगा, तो वीडियो देखना ही आपस में अपने आप में क्राइम है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि अब ये जो पोर्नोग्राफी है इसको हटा के हम इसका नाम चेंज करके चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन एंड एब्यूज मटेरियल रख देंगे। ओके, जो एक्ट में पॉक्सो एक्ट है इसका फुल फॉर्म है प्रिवेंशन ऑफ, यहाँ पे है प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम द सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट। ठीक है, क्लियर हो रही है ये चीज है कि सिर्फ वर्ड चेंज हुआ है। पहले यहाँ पे वर्ड था चाइल्ड पोर्नोग्राफी, नाउ इट हैज बीन चेंज टू द चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन एंड द एब्यूज मटेरियल। ये देखना अगर किसी के मोबाइल में ये मिलता भी है कि कोई भी पोर्नोग्राफी रिलेटेड टू द चाइल्ड है, दैट प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम द सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट। यहाँ पे है पॉक्सो, पॉक्सो पी से प्रिवेंशन, प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम द सेक्सुअल ऑफेंस, POCSO। पहले जो पहले जो वर्ड था चाइल्ड पोर्नोग्राफी था, लेकिन चाइल्ड पोर्नोग्राफी कंफ्यूजिंग वर्ड है क्योंकि पोर्नोग्राफी आप देखते हैं तो ये कंसेंसुअल एक्ट माना जाता है कि देयर वाज द कंसेंट। नाउ इट हैज बीन चेंज टू द चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेटिव एंड द एब्यूज मटेरियल, सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट। इसको ही इस एक्ट में एक क्लॉज था चाइल्ड पोर्नोग्राफी। ठीक है, पोर्नोग्राफी में होता है कि कंसेंट के साथ आप वीडियो बना रहे हैं, लेकिन चाइल्ड के साथ सेक्सुअल एक्टिविटी अलाउड ही नहीं है। तो आप वीडियो बना रहे हैं तो कहीं ना कहीं पहले एक्सप्लॉयटेशन कर लिए, और जो देख रहा है तो उसको बढ़ावा दे रहा है ना। उस जिस चाइल्ड का वीडियो बना है वो लाइफ चांस उसके लिए एम्बैरेसिंग होगा, तो इसीलिए वो क्राइम हो गया। पहले मद्रास हाई कोर्ट ने ये कहा था कि ये अगर सिर्फ वीडियो कोई देख रहा है दैट इज नॉट क्राइम, वो चुपचाप अपने घर में बैठ के वीडियो देख रहा है, वो किसी सेक्सुअल एक्टिविटी में, फोर्स सेक्सुअल एक्टिविटी में नहीं इन्वॉल्व है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो अकेले में भी देख रहा है, ये एक्टिविटी अलाउड ही नहीं है, उस बच्चे को आपने फोर्स किया होगा ना वो वीडियो बनाने के लिए, तो दैट्स हैड बीन प्रिवेंटेड। एक और एक्ट है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है, वो भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में भी है कि यूज ट्रांसमिशन एंड पब्लिकेशन ऑफ एनी ऑफ द ऑब्सीन मटेरियल। कोई भी ऐसा मटेरियल जो पब्लिकली ऐसा वीडियो हो, फोटो हो जो नॉर्मल पब्लिकली एक्सेप्टेड नहीं है, वो किसी के मोबाइल में अगर यूज करते हुए मिल गया, ट्रांसमिशन करते हुए मिल गया या पब्लिकेशन करते हुए मिल गया, तो वो ऑफेंस है अंडर द 66 सेक्शन 67B ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। क्लियर? This is all about from this. लापता लेडीज को ऑस्कर के लिए नॉमिनेशन के लिए इंडिया से भेजा गया है। लापता लेडीज मूवी का नाम है, एक बार ट्रेलर देख लेते हैं। ओके, सो दिस मूवी इज द नॉमिनेशन ऑस्कर के लिए इंडिया से नॉमिनेशन है। ओके, लापता लेडीज। इसके पहले इंडिया का कौन सा ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुआ था? कोई कुछ याद है?
अच्छा, मूवी देखा हुआ है। अभी रिसेंट में सबसे ज्यादा ऑस्कर किस इंडिया से कौन सा मूवी रिलेटेड था? मूवी देखते नहीं है कि पता नहीं है? ओके। ये वाला मूवी देखा था, हॉल में जाके देखा था कि मोबाइल पे? अच्छा, ट्रेलर पे देखा था। स्त्री टू। बदगांव कहाँ पे है? बदगांव। हम्म। बडगाम। इलेक्शन हो रहा है कश्मीर में, एक डिस्ट्रिक्ट है बदगांव। ठीक है, तो जो मेन ये सब अभी कहाँ कहाँ पे हो रहा है, रजौरी, पूंछ, श्रीनगर तो बता देगा कोई भी, गांडेरबल कश्मीर में है। ये सब नाम आप लोग याद रखिए क्योंकि न्यूज में है, पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट है। नेशनल कॉन्फ्रेंस का कौन हेड है? नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी। पीडीपी मुफ्ती महबूबा। नेशनल कॉन्फ्रेंस उमर अब्दुल्ला, शेख अब्दुल्ला। न्यूज में तो आते रहते हैं, शेख अब्दुल्ला लंबा सा गोरा सा है। अभी सचिन पायलट की सिस्टर के साथ शादी हुई थी, बाद में डाइवोर्स हो गया था। ये सब तो न्यूज काफी रहता है। पार्टियां हैं। शेख अब्दुल्ला इन्हीं की खानदान तो रूल करता है ना, इन्हीं के दादा थे जो जो आज़ादी के टाइम पे। हाँ, उसके बाद इनके पिताजी अभी उमर अब्दुल्ला है, तो तीन अब्दुल्ला खानदान ही चल रहा है वहां पे। अभी इजराइल ने अटैक किया है लेबनान पे। लेबनान का कैपिटल क्या है? 2-3 दिन से पढ़ रहे हैं। बेरूत। बेरूत अभी किया था ना। मैप में एक बार, मैप में देख लीजिए। बिलो, स्मोक बिलोज। बिलोज का मतलब होता है जब धुआं निकल के चारों तरफ फैल जाता है, उसको शुद्ध इंग्लिश में बिलोज कहते हैं, स्मोक बिलोज। ये वाला एरिया से हर साल यूपीएससी तक क्वेश्चन पूछता है, लेबनान वाले एरिया से, तो वो याद होना चाहिए कि कौन एरिया किसको टच कर रहा है, कौन बॉर्डर बना रहा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है लेबनान, इजराइल, मिडिल ईस्ट का जो एरिया। बेरूत। बेरूत है, BEIRUT। एक बार आप लोग ओपन कीजिए, उसमें भी लिखा होगा बेरूत। वेस्ट एशिया का कहाँ गया? ये है वेस्ट एशिया। ये एरिया में लड़ाई चल रहा है। सीरिया है, लेबनान ये वाला है, बेरूत BEIRUT बेरूत। जॉर्डन है, जॉर्डन रिवर इसका जो वेस्ट बैंक है ना, इसके बीच में बहता है जॉर्डन रिवर। ठीक है, वही इनका बॉर्डर बनाता है जॉर्डन एंड इजराइल का। जॉर्डन का जो कैपिटल है अमान है। अब ये क्यों अटैक कर रहे हैं लेबनान पे? इजराइल क्यों अटैक कर रहा है? अभी गाजा पे कर रहा था, अब लेबनान पे अटैक कर रहा है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? वहां के जो टेररिस्ट, जैसे एक ग्रुप है हिजबुल्ला, तो हिजबुल्ला इज डोमिनेटिंग इन द लेबनान। अब लेबनान हिजबुल्ला एकदम इन पे अटैक कर रहा था, तो अब ये इन पे अटैक कर रहा है। हिजबुल्ला का सपोर्ट कौन करता है? ईरान। ईरान सपोर्टेड ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे इंडिया में है और अलकायदा हुआ, और ये लश्कर तैयबा हुआ, ये सब है ना ग्रुप, पाकिस्तान में काम करते हैं। तो अगर सपोर्ट करता है तो इंडिया भी तो अटैक करता है। बीच बीच में आप सुनते होंगे कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया है, तो ये सब चीजें होती हैं। तो वही सपोर्ट यहाँ पे लेबनान में हिजबुल्ला को मिल रहा है, और इसीलिए इजराइल उन पे अटैक कर रहा है। और
हाउतीज, हाउतीज बीच में न्यूज में थे। हुतीज कहाँ के थे वो, काफी न्यूज हम लोग देख रहे थे। हुतीज यमन में, यहाँ पे अटैक कर रहे थे वो लोग। ये चोकिंग पॉइंट था बाब अल मंदाब स्ट्रेट, ये था, यहीं से शिप होके आती थी, रेड सी क्रॉस करके मूव करती थी यूरोप की तरफ। अब यहीं पे अटैक करना स्टार्ट कर दिया था इन्होंने। ये सब इंपॉर्टेंट एरिया है, ये सब याद होने चाहिए। बाब अल मंदाब ये वाला एरिया है, आप लोग अपने मैप में देखिए, बाब अल मंदाब दिखा यहाँ पे। स्ट्रेट क्या होता है, पतला सा पॉइंट होता है दो लैंड के बीच में, पतला सा समंदर जो कनेक्ट करता है ना, वही स्ट्रेट होता है। जैसे ये चोक पॉइंट है, इधर भी समंदर इधर भी समंदर, इनको कनेक्ट यहाँ पे कर रहा है। अगर ये मिल जाए तो लैंड ब्लॉक कर देगा ना, लैंड लॉक हो जाएगा। तो इस वाले पॉइंट को स्ट्रेट कहते हैं, स्ट्रेट, STRAIT स्ट्रेट, ठीक है। यहाँ पे बाब अल मंदाब है, BAB अल मंदाब, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट है, काफी न्यूज में है। यहाँ पे जो स्ट्रेट है, यहाँ पे भी अटैक हो रहा था। इसका नाम है स्ट्रेट ऑफ हार्मुज, ये वाला स्ट्रेट। स्ट्रेट समझ में आ रहा है ना क्या है, दो समंदर को मिला रहा है, कनेक्ट कर रहा है। इस्थुमस होता है जो इसका उल्टा होता है। इस्थुमस में क्या होगा, दो बड़े बड़े समंदर हैं, उनके बीच से लैंड को कनेक्ट करेगा, उनको डिवाइड करेगा। यहाँ लैंड डिवाइड हो रहा है, लेकिन ओशन कनेक्ट हो रहा है। लेकिन इस्थुमस में ये लैंड अगर यहाँ से यहाँ मिला होता, ये ब्लॉक कर देता, तो लैंड को कनेक्ट कर रहा है और दो बड़े बड़े समंदर को डिवाइड करता है, तो इस्थुमस होता है। पनामा इस्थुमस इज वेरी फेमस। आप नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका को जोड़ता है बीच में पतला सा पनामा। मैं एक बार खोल ओपन करके ही आपको दिखा देता हूँ। पनामा कनाल भी है, पनामा को इस्थुमस भी कहते हैं, क्योंकि वो दो लैंड को करता है। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। ये नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका का पिक्चर है, ऊपर नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका, पतला सा यहाँ पे जोड़ता हुआ दिख रहा है, ये पनामा है। एक पतला सा लैंड जब जोड़ेगा दो बड़े बड़े लैंड को, और दो बड़े बड़े समंदर को डिवाइड करेगा, नॉर्थ अटलांटिक साउथ ये पैसिफिक को डिवाइड कर रहा है, तो दिस इज द पनामा, इसको पनामा कहते हैं। और इसी को, ये लैंड पूरा घूम के जाना पड़ता था, तो कनाल बना दिया कि ताकि इस यहाँ से यहाँ तक आ जाए, ताकि जो हमारा शिपिंग कॉस्ट है वो रिड्यूस हो जाए। तो पनामा कनाल इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे यहाँ पे आप देखिएगा स्वेज कनाल है, हम एशिया में देखेंगे, ये इजिप्ट है। अब यहाँ पे लैंड लॉक कर दिया है, अब शिप यहाँ से आती थी यहाँ तक जाती थी, लेकिन इसके बाद नहीं मिलता था ना, तो यहीं पे सुएज कैनाल, सुएज रिवर है, उसी से कट करके हमने कनाल बना दिया कि शिप उसके थ्रू जाए। तो ये लैंड वाला कॉस्ट जो है, फिर से आप शिप से उतारें, ट्रक पे लोड करें, फिर ले जाके अनलोड करें, तो कॉस्ट बढ़ जाता था। उससे अच्छा वही शिप आप कनाल बना दीजिए, बहुत बड़ा सा कनाल है। उसको लेकर काफी युद्ध भी हुआ है, 1956 में युद्ध हुआ था। हाँ, सुएज कनाल को लेके काफी युद्ध हुआ है। US UK फ्रांस से एक तरफ लड़ रहे थे, इजिप्ट लड़ रहा था उनसे, क्योंकि वो बनवाया था जो कंपनी, वो फ्रांस का था और UK का था, वो अपने नाम से कर लिए थे। लेकिन जब सारे देश आजाद हो रहे थे, इजिप्ट भी आजाद हुआ, तो इजिप्ट ने कब्जा कर लिया, इसी पे लड़ाई हो रही थी। तो 1956 में ये काफी लड़े थे UK फ्रांस मिलके इजिप्ट से। क्लियर हो रहा है ये चीजें? 1956। स्वेज कैनाल, हाँ स्वेज नहर, पनामा नहर और स्वेज नहर, दे आर द फेमस। इस्थुमस पता चल गया, व्हाट इज द स्टेट, व्हाट इज द इस्थुमस। नेक्स्ट न्यूज, सेक्युलरिज्म यूरोपियन कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द इमरजेंसी। अब तमिलनाडु के गवर्नर RN रवि हैं, उनका कमेंट आता रहता है। तो हम लोग एक दिन पढ़ रहे थे ना व्हाट इज द सेक्युलरिज्म, फिर पढ़ रहे थे व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म, प्रियम्बल में पढ़ा था। क्या पढ़ा था? व्हाट इज दिस, व्हाट इज सेक्युलरिज्म?
अरे इस पे तो बहुत डिस्कस किया था, 2-2 दिन मैंने पढ़ाया, आधा आधा घंटा। घर पे जाके रिवाइज नहीं किया? वो तो आपने हिंदी अनुवाद बता दिया। आप बताइए जैसे भी, जिस भी लैंग्वेज में बताना है प्लीज आप बताइए। इक्वी डिस्टेंस बिटवीन द रिलीजन एंड स्टेट। रिलीजन पढ़ाया था, स्टेट पढ़ाया था। मैंने बताया था रिलीजन का अलग काम है, स्टेट का अलग काम है। तो हमने ये पढ़ा था कि ये वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है, क्योंकि वहाँ का राजा परेशान हो गया था, रिलीजन कहता था इससे युद्ध करो, ऐसे लॉ बनाओ, इन पे टैक्स लगाओ। तो वो सोचा कि मेरा काम है, ये अपना चर्च चलाए ना, मेरे में क्यों इंटरफेयर कर रहा है। तो वो सेक्युलरिज्म लाए, कॉन्सेप्ट लाया, उसने कहा कि आप अपना काम कीजिएगा, हम अपना काम करेंगे, स्टेट और रिलीजन आपस में मिक्स नहीं होगा। पहले होता था कि भगवान ही भेजता है राजा को, उसी का दूत है, उसी का रूप है, तो ऐसे दोनों मिक्स कर देते थे। लेकिन बाद में बताया कि कुछ नहीं है ऐसा। जो किंग है उसका बस काम है कि गवर्नेंस का, वो क्या करेगा, वो रोड बनवाएगा, वो टैक्स लेगा, टैक्स लेके फिर वापस लोगों को के लिए पॉलिसी बनाएगा, स्कीम बनाएगा, यही है ना। तो हमने सेपरेशन ऑफ स्टेट, सेपरेशन ऑफ वॉल ऑफ सेपरेशन बिटवीन द रिलीजन एंड स्टेट, यही होता है ना कि वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है कि देयर विल बी द वॉल ऑफ सेपरेशन। वॉल ऑफ सेपरेशन होगा, एक तरफ स्टेट होगा। स्टेट, स्टेट में क्या क्या होता है, एक दिन ये भी पढ़ा था, व्हाट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ द स्टेट। स्टेट को भी एक दिन आधा घंटा डिस्कस किया हूं मैं, एक क्या 2-3 दिन मैंने किया है, रिवाइज भी एक दिन कराया था। स्टेट के 4 कंपोनेंट बताए थे। 4 कंपोनेंट में क्या बताया था, लैंड, टेरिटरी जिसको बोला था, पॉपुलेशन, गवर्नमेंट एंड सॉवरेनिटी, यही बोला था ना। गवर्नमेंट ही हमें दिखता है, लैंड पे तो हम लोग चलते हैं तो वो महसूस नहीं होता है, ठीक है। तो हमेशा गवर्नमेंट को स्टेट के जैसे ही हम लोग ट्रीट करते हैं कि स्टेट कहेंगे तो गवर्नमेंट कहेंगे, लेकिन स्टेट इंक्लूड ऑल दिस थिंग, लेकिन वो हमें दिखता है गवर्नमेंट के फॉर्म में, क्योंकि जमीन उठ के तो डिसीजन लेता नहीं है स्टेट, लेकिन क्या होता है, गवर्नमेंट ही डिसीजन लेता है। तो हम जो गवर्नमेंट का डिसीजन होता है वही कहते हैं कि देयर विल बी द सेपरेशन बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द रिलीजन। ओवरऑल स्टेट है, उस टेरिटरी में भी कोई आप लॉ नहीं बना सकते जो रिलीजन को मिक्स करे। तो हमने कहा था, वेस्ट ने कहा कि ये इसको कोई इंटरफेयर नहीं करेगा कि आप कैसे अपने रिचुअल्स कीजिए, सुबह उठ के आपको प्रार्थना करना है कि शाम को करना है, ये अपना खुद देखिए, आपको मन करे दोपहर में कीजिए, आपको सुबह कीजिए, आप क्या कर रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं। आप क्या प्रसाद चढ़ा रहे हैं आप खुद खिलाइए, हमें कोई मतलब नहीं, ठीक है, ये आपका है। तो वेस्ट में कहा कि स्टेट इनमें नहीं इंटरफेयर करेगा और रिलीजन इसमें इंटरफेयर नहीं करेगा, यही पढ़ा था ना। इंडियन कॉन्सेप्ट अलग था। इंडिया में क्या लाया गया, इंडियन में कहा गया कि ये तो नहीं करेंगे, ये वाला गायब कर दिया गया कि जो वॉल ऑफ सेपरेशन है ये इंटैक्ट रहेगा, लेकिन यहाँ वॉल ऑफ सेपरेशन, यहाँ वॉल टूट जाएगा, यहाँ पे स्टेट इंटरफेयर करेगा। क्योंकि देखिएगा, क्योंकि अंबेडकर का मानना था कि रिलीजन के कारण ही सारी कुरीतियां हैं, अनटचेबिलिटी, ऊंच नीच, ठीक है, वुमेन्स के खिलाफ डिफरेंट टाइप ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन सब रिलीजन से ही आता है। लोग जस्टिफाई करते हैं कि ये सती ने ये किया तो तुम भी करो, होता है ना कि वो तो इतनी महान थी तुम भी महान बनो, इस टाइप की चीजें एग्जाम्पल कहाँ से आता है, रिलीजन से ही आता है कि रिलीजन में है। तो इसको का क्या कहा कि इसको रिफॉर्म करेंगे तभी जाके सामाजिक बुराइयां खत्म होगी, क्योंकि हर धर्म में कुछ ना कुछ बुराइयां होती हैं। तो स्टेट इंटरफेयर करेगा, रिलीजन नहीं इंटरफेयर करेगा, इंडिया का कॉन्सेप्ट है। इंडिया का कॉन्सेप्ट यही है, ये भी है कि इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द ईच रिलीजन। यहाँ पे स्टेट खड़ा है और यहाँ पे 20 रिलीजन खड़े हैं, तो स्टेट क्या करेगा, सबके साथ ट्रीटमेंट जो होगा इक्वल करेगा। ये नहीं कि किसी के बहुत करीब है किसी से बहुत दूर है, जो डिस्टेंस मेंटेन होगा वो रिलीजन और स्टेट के बीच में इक्वी डिस्टेंस होगा, कि यहाँ पे 5 रिलीजन है, पांचों से स्टेट बराबर ट्रीटमेंट करेगा, यही था इंडियन कॉन्सेप्ट। अब ये कह रहे हैं कि इंडिया का जो कॉन्सेप्ट है, अब इस पे डिबेट चलता रहता है, क्वेश्चन भी हमेशा आते रहते हैं, यूपीएससी भी पूछता है कि हमारा अच्छा है कि वेस्ट का अच्छा है। अब ये कह रहे हैं कि इंडिया का जो है स्टेट, पहले हम लोग ये भी पढ़े थे, क्या पढ़े थे कि पहले स्टार्टिंग में सेक्युलरिज्म प्रियम्बल में था,
नहीं था ना, कब ऐड किया गया था? 1976 में। गुड, वेरी गुड। तो उस 42nd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा हमने लाया था। इंदिरा गांधी उस समय इमरजेंसी लगा था तो वही लाई थी, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि वो तो आपने लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए लाया है, इंडिया का भी सेक्युलर नहीं है। ये कह रहे हैं कि इंडिया का जो कॉन्सेप्ट है, वी हैव द ऑलवेज द रिलीजियस, धर्म सेंट्रिक है, धर्म सेंट्रिक नेशन है भारत, इनका कहना है, ठीक है। लेकिन हमने देखा था कि जब हम प्रियम्बल पढ़ रहे थे, सेक्युलरिज्म पढ़ रहे थे, तो हमने पढ़ा था कि स्टार्टिंग से ही प्रोविजन है जो इंडिया को सेक्युलर कंट्री बनाता है। क्योंकि आर्टिकल 25, 26, 27, 28 चारों आर्टिकल साफ साफ कहते हैं कि फ्रीडम ऑफ, जो इसको जो रिलीजन मन करे वो करे, किसी पे टैक्स नहीं लगाया जाएगा, किसी पे टैक्स लगा के दूसरे धर्म को नहीं प्रमोट किया जाएगा। ऑलरेडी आर्टिकल 25 to 28 है। बिसाइड दैट और भी आर्टिकल है, जैसे आर्टिकल 14 अपने आप में सेक्युलर है, क्योंकि ये बोलता है कि सबको आप इक्वालिटी से ट्रीट करेंगे। जब इक्वालिटी से आप कह रहे हैं सबको ट्रीट करेंगे, तो इसका मतलब ये नहीं कि धर्म के नाम पे आप किसी को डिस्क्रिमिनेट करेंगे। साफ साफ है ना, आर्टिकल 15 आप पढ़ेंगे, उसमें भी धर्म के नाम पे डिस्क्रिमिनेशन से मनाही है कि स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ द, उसमें से रिलीजन, रेस, कास्ट, ये सब था ना, प्लेस ऑफ द बर्थ, ठीक है। तो ये सब चीजों में रिलीजन भी कंटिन्यूअसली है। तो लेकिन यहाँ पे एक इनका है, जब भी आप आंसर लिखेंगे तो वहां पे एक पॉइंट यहाँ से भी आप लिख सकते हैं कि एज पर मेनी ऑफ द थिंकर, इंडिया इज ए धर्म सेंट्रिक नेशन। लेकिन हम इसको सपोर्ट नहीं करेंगे, हम कहेंगे कि कुछ लोग ऐसा मानते हैं, है ना, कुछ थिंकर। तो हम बता देंगे कि हमें इतना पता है कि कुछ लोगों का ये भी तर्क होता है, लेकिन दिस दिस जस्टिफिकेशन इज नॉट ट्रू। क्योंकि इंडिया में ऑलरेडी जब इनका इस मामले में धर्म सेंटिंग का मतलब कि ये जस्टिफाई करना चाहते हैं कि सारे धर्म को हम प्रॉपर तरीके से ट्रीट करते हैं। जैसे वेस्ट में है, वेस्ट में धर्म को बड़ा निगेटिव रूप से देखा जाता है कि धर्म को देखा जाता है बैकवर्डनेस से जोड़ के, ठीक है। लेकिन इंडिया में हम धर्म को बैकवर्डनेस से जोड़ के नहीं देखते हैं। यहाँ पे हम कहते हैं कि धर्म भी जरूरी है, स्पिरिचुअलिज्म के लिए रिलीजन लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे वेस्टर्न कॉन्सेप्ट में धर्म को एंट्री, कहीं पे भी एंट्री करने से मनाही है कि वो एंट्री नहीं करे। जहां तक हो सके धर्म को लोग पुश बैक किए रहते हैं कि आप पीछे धर्म को रखा जाए, दैट इज द मेन थिंग, ठीक है ना। इस समय चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया राजीव कुमार। कई दिन में पढ़ता रहता हूँ, ये सामने दिख रहे हैं फ्रंट पे। गर्मी में भी कैसे सूट टूट पहन के रहा जा सकता है? रहा जा सकता है कैसे? लेकिन बड़ा इलॉजिकल है कि नहीं है कि वी कॉपी द वेस्टर्न, एकदम हर चीज कॉपी कर लेते हैं हम लोग। क्या बहुत सारे? ये है ना कि हमने, ये तो बहुत डिबेट चलता है कि यूपीएससी के इंटरव्यू में भी एकदम इंटरव्यू होता है एकदम गर्मी के दिन में, अप्रैल के टाइम पे, मार्च अप्रैल थोड़ा सा गर्मी बढ़ जाती है, उस समय भी सब लोग पहन के जाते हैं सूट वूट। तो बड़ा ये मुझे भी लगता था कि अरे कैसे। हम्म। हाँ, तो वही दिक्कत है ना वो, काफी। हाँ, तो यही दिक्कत है ना, वो इसका विरोध करते हैं। मैं एक दो लोगों से सुना हूँ कि कोई बिना सूट के चला गया था तो वो मार्क्स अच्छा नहीं दिया, आपको पता नहीं, इंटरव्यू अच्छा। हाँ, इंटरव्यू नहीं, ये तो माइंडसेट है कि आपको प्रॉपर तरीके से ड्रेसिंग पे वो तो ध्यान देते हैं, टाई वाई सब आप लेके जाए। ओके, जस्ट दिस इज द ओन पर्सपेक्टिव। आयुष्मान भारत क्या है स्कीम, इसके अंडर में क्या है, कई दिन पढ़े, जस्ट यू टेल। गुड हेल्थ की स्कीम है आयुष्मान भारत। आगे 5। हम्म। हम्म। अलग से मिलेगा, अभी ऐड किया है। एक साल में 5 लाख रुपए, वन फैमिली। अगर बहुत ज्यादा एल्डरली पीपल हैं तो उनको अलग से उनको दिया जाएगा 5 लाख। एक साल के लिए।
वो हर एक साल में एक 5 लाख होगा, फिर अगले साल तबीयत हुआ तो फिर अगले साल 5 साल होगा, 5 लाख होगा। हर साल का जो लिमिट है। हाँ, फिर आपको 5 लाख रुपए अगले साल एक फैमिली को मिलेगा, एक साल तक के लिए 5 लाख। और जो, हाँ, जो ट्रीटमेंट है वो किस कैटेगरी में रहेगा? सेकेंडरी एंड टर्शियरी। सेकेंडरी एंड टर्शियरी, व्हाट इज द सेकेंडरी एंड टर्शियरी? 3 लेवल पे होता है ना हमारा हेल्थ केयर। पहला होता है कि नॉर्मल आपको बुखार लगा, पेट दर्द हुआ हल्का सा, कुछ खा लिया खराब, तो आप नॉर्मल क्लिनिक में जाके दवा लेते हैं। फिर थोड़ा ज़्यादा आपको हो गया, जैसे टाइफाइड हो गया, ये सब के लिए आप जाएंगे, फिर चेकअप लिखेगा, आप जाइए ब्लड टेस्ट लेके आइए, ये सब तो सब सेकेंडरी होगा। और टर्शियरी में आप आईसीयू में चले गए, आपका स्टंट लग रहा है, सर्जरी हो रहा है, ये सब टर्शियरी में आ रहा है, जहाँ पे बहुत सी कॉम्प्लिकेशन चीज़ें होती हैं, बहुत हाई लेवल की टेक्नोलॉजी लगती है और काफ़ी उसमें खर्चे होते हैं। तो दिस इज फॉर द टर्शियरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी, यहाँ पे है ना सेकेंडरी एंड टर्शियरी हॉस्पिटलाइजेशन। देख, यहाँ पे देखिए, इंडिया में कुछ वुमेन्स अपने से ज़्यादा प्राइड को फॉलो करती हैं, इंदिरा गांधी, ममता बनर्जी, मायावती, और कुछ एकदम दूसरे के चरणों में रखे रहती हैं, अतिशी। इन्होंने अलग से एक कुर्सी रखा है कि उस पे केजरीवाल बैठेंगे, उस कुर्सी पे मैं नहीं बैठूंगी, ये बगल में मैं बैठूंगी। तो सब में, हाँ, केजरीवाल आएंगे तो ये अब भरत हैं, वो राम जी आएंगे तो राम जी गद्दी पे बैठेंगे। हम्म, ये कहाँ इक्वालिटी, ये तो सबमिशन है ना, कि यू सबमिटेड, मतलब ठीक है, आप तो पावर दे रहे हैं तो इतना तो सबमिशन दिखाना पड़ेगा, इसीलिए मिल भी रहा है, क्योंकि खतरा नहीं दिख, खतरा दिख नहीं रहा होगा, खतरा दिखता तो क्यों वो मिलता। केरला से हम लोग कई डांस फॉर्म पढ़े हैं, एक आज और एक फॉर्म आया है, कुडियट्टम। कुडियट्टम स्टाइल, व्हाट इज द कुडियट्टम स्टाइल? इसके पहले क्या क्या पढ़ा है हमने? अभी 4-5 दिन पहले पढ़ा था। टाइगर डांस, टाइगर डांस पढ़े थे ना अभी। हाँ, उसके पहले एक और पढ़े थे हम लोग, क्या पढ़े थे? मोहिनीअट्टम, कथकली, और ये चौथा हो गया, ठीक है। ये मेन रिचुअलिस्टिक होता है, जो हमारे जितने भी स्क्रिप्चर हैं, रामायण महाभारत, उससे ये जुड़ा हुआ होता है इस प्ले में, कुडियट्टम। हम्म, बहुत ज्यादा इसमें होता है, इसमें पूरा जैसे कथकली वाला ही ट्रेडिशन इसमें भी है, जैसे कथकली में पूरा है, इसमें तो अभी तो इसमें कम दिखा है, इसमें जो पहनावा होता है वो बहुत बड़ा बड़ा होता है, जो ऊपर तक जाता है। कौन सा? अच्छा, वो मार्शल आर्ट है, ओके। सबसे अच्छा मोहिनीअट्टम है, काफी वाइट साड़ीज में काफी सुंदर वो डांस होता है, मतलब ये सब में काफी वो है ना, वो एकदम सिंप्लिसिटी के साथ होता है, तो उसमें ग्रेस भी है। जैसे ये सब है कि इसमें थोड़ा सा मेल वाला है, मैस्कुलाइन है, उसमें वाले में फेमाइन है। फेमाइन, मस्कुलाइन मीन्स आप उसमें अपना एग्रेसिव दिखाते हैं, कि मतलब आप एग्रेसिव होके आप गुस्सा आ रहे हैं, आप अटैक कर रहे हैं। लेकिन जो फेमाइन होता है, जैसे मोहिनीअट्टम है, तो उसमें सॉफ्टनेस होती है, आप करुणा दिखाते हैं, आप लव दिखाते हैं, आप अफेक्शन दिखाते हैं। तो होता है ना दो तरीके का, एक हम क्या होता है डांस फॉर्म में, मैं भूल गया। डांस फॉर्म में एक होता है कि जो शंकर जी वाला है, रुद्र, व्हाट, एक तांडव होता है, और एक जो सॉफ्ट वाला होता है उसको क्या कहते हैं? तांडव, जो एग्रेसिव वाला होता है, एंड वन मोर, सॉफ्ट वाले को क्या कहते हैं? ठीक है, अभी याद आएगा तो मैं बताऊंगा, जस्ट मिस्ड आउट। तो यहाँ पे एग्रेसिवनेस होती है, ये उतना नहीं है, और खासकर महाभारत ये सब से। हम्म, कोडियट्टम स्टाइल, दिस इज केरला का है। इसमें इलेबोरेट कॉस्ट्यूम, इलेबोरेट मेकअप, ये सब का यूज होता है। अभी इनका जो ऊपर का कैप है बहुत बड़ा बड़ा होता है, इसमें तो नॉर्मल दिखाया है, वो पूरा लेके एक आदमी उठा के लेके जाता है साथ साथ, कुछ ऐसे होता है। हम्म, मूवीज में नहीं, रियल में होता है, ये सब मूवीज का नहीं है, ये रियल में वहां प्रैक्टिस होता है।
एकदम वहाँ पे बहुत कल्चर। मलयालम पिक्चर का ये है, जैसे साउथ पिक्चर है, साउथ में आपको मैक्सिमम दिखाएगा कि बहुत ज़्यादा सुपरफ्लुअस दिखाता है, कि बेकार की चीज़ें दिखाती है मैक्सिमम। आप तमिलियन देख लीजिए, तेलुगु देख लीजिए, कन्नड़ देख लीजिए। लेकिन मलयालम बहुत आर्ट बेसिस है, वो बहुत रियलिस्टिक, बहुत एकदम एग्जैक्ट जो सोसाइटी में होती है वो वाला पिक्चर बनाते हैं। मलयालम का जो है ना, आप देखिएगा मैक्सिमम अवार्ड मलयालम को मिलता है। जैसे पैसा मैक्सिमम कमाते हैं तमिल वाले, तेलुगु वाले, क्योंकि वो उसमें दिखाते हैं ये जो हम मार पिटाई सिंघम उंगम टाइप का नहीं देखते हैं। तो ये जो है दैट इज फ्रॉम द तमिलनाडु, तेलुगु एंड कन्नड़। लेकिन जो हम ये देखते हैं मलयालम वाला, मलयालम मैक्सिमम जो होती है वो आर्ट टाइप की होती है, बहुत सोसाइटी से उठा के बनाते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ कि मोदी जी गए हैं फलस्तीन, वहाँ पे और लोगों से भी मिल के आए हैं। जैसे ये नहीं, यूएस गए हैं, वहाँ पे और लोगों से भी मिल के आए हैं। उसमें फलस्तीन के एक लीडर है मोहम्मद अब्बास, ठीक है। जैसे आप देखिएगा कि गाजा में लड़ाई हो रहा है, हमास से लड़ रहे हैं, तो हमास एंड जो मोहम्मद अब्बास हैं, दैट इज द फलस्तीन के, हाँ, जो ये लीडर हैं, ही इज मेनली गवर्निंग। जो वेस्ट बैंक है ना, फलस्तीन अभी जो है हम लोगों ने दो पार्ट में देखा था, एक गाजा था और एक था, कौन सा था, वेस्ट बैंक, वेस्टर्न बैंक था ना। एक बार और मैं आपको दिखा दूं। मैप एक बार खोलिए। मैप में यू हैव टू ओपन द वेस्ट एशिया। ये हम लोग एक दिन पढ़ रहे थे कि क्या सिचुएशन था इजराइल और फलस्तीन का। पहले फलस्तीन सब था, इजरायली को जगह जगह बसाया गया। धीरे धीरे जो इजरायली हैं उन्होंने कैप्चर करना स्टार्ट किया, और आज जो जो हाल है वो सिर्फ गाजा एंड ये है वेस्टर्न बैंक, यहीं पे सिर्फ जो फलस्तीनियन अभी तक सिमट गए हैं, यही है ना। ये कंटिन्यूसली चेंज हुआ है कि यूनाइटेड नेशन ने ये प्लान बनाया था, फिर इन्होंने युद्ध किया, युद्ध के बाद ये हो गया, अभी का हालत जो है वो ये है। अभी भी 2012 के बाद भी कंटिन्यूसली वो रिड्यूस कर ही रहे हैं। तो इस वाले एरिया को गाजा कहते हैं और इस वाले एरिया को वेस्टर्न बैंक कहते हैं। हाँ, वेस्ट बैंक। पर जो जेरूसलेम है वो इसी में है, ठीक है। अब यहाँ पे जो रूल कर रहे थे, गाजा में रूल कर रहा था हमास, और यहाँ पे वेस्ट बैंक में रूल कर रहे हैं दिस मोहम्मद अब्बास। नाउ ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ द फलस्तीन। मोहम्मद अब्बास अभी हैं। यहाँ पे नेपाल के प्राइम मिनिस्टर के साथ भी मीटिंग थी इनकी, ठीक है। कई लोगों से मीटिंग है। और कुवैत के जो प्रिंस हैं, क्राउन प्रिंस शेख सबा खालिद अल हमाद अल मुबारक अल सबा, इतना बड़ा नाम है, शेख सबा खालिद अल हमद अल मुबारक अल सबा, द क्राउन, कुवैत के जो क्राउन प्रिंस हैं। यहाँ से मीटिंग हुई है, 4 लोगों से मीटिंग हुई है। एक तो बिडेन से हुई है, वो तो हम सबको पता है। फिर यहाँ पे मोहम्मद अब्बास से मीटिंग है। फिर उसके बाद कुवैत के क्राउन प्रिंस हैं, और जो नेपाल के प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली हैं, उनसे भी ही हैज मेट देयर। जो मीटिंग थी यूएन की भी इस समय मीटिंग चल रही है, उस मीटिंग का नाम है दिस सबमिट फॉर द फ्यूचर कॉन्फ्रेंस। यूएन में जो है, एक ही साथ प्रेसिडेंट ऑफ यूएस के साथ भी मीटिंग थी। कहाँ पे मीटिंग थी, किस जगह पे? यस, वहाँ पे जो उनका होम टाउन है, जहाँ से उन्होंने अपना स्कूलिंग भी किया है बिडेन ने, वहाँ से डेलवेयर इनटू द वाशिंगटन डीसी, ठीक है। जो यूएन का मेन है समिट फॉर द फ्यूचर।
यहाँ पे अब ये है कि इंडिया हमेशा क्या कहता है कि हमारा जो रिफॉर्म हो यूएन का, हमें भी परमानेंट मेंबरशिप में लाया जाए, क्योंकि अभी तक 5 ही कंट्रीज परमानेंट मेंबर के पार्ट हैं। तो इंडिया का हमेशा यही रहता है। व्हाट इज द आस्पा? यहाँ पे सेंटर स्टेट सेट टू रिव्यू द स्कोप ऑफ द आस्पा इन मणिपुर। व्हाट इज द आस्पा? कभी नाम सुना है इसका? आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट। व्हाट? फोर्स तो नहीं है, ये लॉ है। इसको नाम भी है आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट। इस एक्ट के थ्रू हम स्पेशल पावर प्रोवाइड करते हैं जहां पे भी डिस्टर्ब एरिया होता है, जहां पे आतंकवादी हमले हो रहे होते हैं, इंसर्जेंसी हो रहा होता है, जहां पे माओइस्ट अटैक हो रहे होते हैं, उस एरिया में हम आसपा लगा देते हैं। आसपा में स्पेशल पावर हो जाती है पुलिस या आर्मी के पास। जैसे नॉर्मल है कि आपको किसी को अरेस्ट करने के पहले यू हैव टू गो एंड यू हैव टू टेक द वारंट, वारंट ले जाके दिखाते हैं, अरेस्ट वारंट है। लेकिन इसमें जब आसपा लग जाता है तो वारंट की जरूरत नहीं होती, किसी को भी पकड़ के जेल में डाल सकते हैं। दूसरी चीज ये, व्हाट? हाँ, जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं वहाँ पे अभी ये अप्लाई है, जैसे कि नागालैंड में है, अरुणाचल प्रदेश में है, मणिपुर में भी लगा दिया है, और असम के कुछ डिस्ट्रिक्ट में है। मिजोरम अपराध के किसी के ऊपर नहीं लगता, एरिया में लग जाता है। कहीं डिस्टर्ब एरिया है, जैसे गोरखपुर में है, गोरखपुर में काफी ज्यादा गोलियां चलने लगी, लोग आपस में गैंग्स वार करने लगे। ऐसे केस में पुलिस संभाल नहीं पा रही है नॉर्मल सिचुएशन में, क्योंकि किसी के खिलाफ अगर गैंग्स वार चल रहा है, अब उसको अरेस्ट करना है तो पहले कोर्ट जाइए, वारंट लेके आइए, तब तक वो सब भाग उग जाएंगे। तो स्विफ्ट एक्शन के लिए हम आसपा लगा देते हैं कि तुरंत जाके पकड़ के लाएं, बाद में वारंट वारंट का काम देखते रहेंगे। तो आसपा ऐसे एरिया में लगता है जहाँ पे डिस्टर्ब एरिया है, काफी चीजें खराब हो चुकी हैं, लड़ाइयाँ, वायलेंस, गोलियां चल रही हैं। मानी ये स्टार्टिंग हुआ था 1968 से। एक बार चेक कीजिए, 1968 से स्टार्ट हुआ था। आई जस्ट कंफ्यूज विद द टाइमिंग। आसपा इट्स पहली बार जब युद्ध 1962 का युद्ध हुआ था, उसके बाद आसपा हम लेके आए थे। अरे 42 में तो अंग्रेज थे, ये आज़ादी के बाद ये लगा है। 1950 या राइट, 68 या 58 था, 58 में लगा था जब काफ़ी स्थिति खराब थी। तो 1962 से हम लगाना स्टार्ट किए कश्मीर वश्मीर में। पहले कश्मीर के लिए ही लाया गया था, धीरे धीरे हमने नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में लगा दिया। ओके, तो नेहरू ने ही लेके आया था उस समय, जब लग रहा था कि चीज़ें खराब हो रही थी, तो उन्हीं के जमाने में आया था। काफ़ी उस समय भी विरोध हो रहा था, क्योंकि इस ये होता कि पुलिस, ये इमरजेंसी जैसे नहीं है, इमरजेंसी से थोड़ा अलग है। इमरजेंसी में, इमरजेंसी के ही जैसा है, लेकिन डिफरेंस ये है कि इमरजेंसी में आपका आम जनता का फंडामेंटल राइट्स गायब हो जाता है। आसपा लगने के बाद भी फंडामेंटल राइट्स रहेगा, लेकिन पुलिस के पास स्पेशल पावर हो जाएगा। पुलिस के पास अरेस्ट का, गोली चलाने का, कहीं लड़ाई हो रही है तो ऐसे नॉर्मल आपको पहले वार्निंग देना होता है, जब ऊपर का ऑफिसर आपको बोलता है तब आपको जाके गोली चलानी होती है। गोली चलानी इतनी आसान बात नहीं होती, यू हैव टू टेक द परमिशन, उसकी जवाबदेही देनी होती है। लेकिन नॉर्मल जैसे अगर आसपा लगा दें तो गोली वोली मार देंगे, कोई पुछवाई नहीं होगी। और केस भी चलाना है तो पहले गवर्नमेंट से जाके पूछिए, गवर्नमेंट थोड़ी देगी, क्योंकि पुलिस तो गवर्नमेंट का आदमी है ना। वो बदनामी होगी ना कि आपने आसपा लगाया है, पुलिस ऐसे अत्याचार कर रहा है, विरोध होने लगता है। मणिपुर में काफी विरोध हो रहा था कि जहां जहां आसपा लगता है तो देखिए सिचुएशन खराब होता है, पुलिस को स्पेशल पावर दिया जाता है। अब जब स्पेशल पावर जब आर्मी, पैरामिलिट्री या पुलिस को मिलती है तो मिसयूज भी तो होने लगता है, जब उसको कोई, उसके खिलाफ केस नहीं होगा। नॉर्मल पुलिस आपके साथ मिसबिहेव क्यों नहीं करेगा? क्योंकि उसको पता है कि लोग कोर्ट में चले जाएंगे, मेरी जॉब चली जाएगी, मैं सस्पेंड हो जाऊंगा, मेरे खिलाफ भी केस होगा, ये होता है ना। अब जब पुलिस को इतना पावर दे दिया जाए कि उसके खिलाफ केस ही नहीं होगा, तो वो क्या करेगा? स्टार्ट कर देंगे ना कि किसी के खिलाफ भी कुछ भी हो, जाएंगे उस एरिया में। जो अच्छे हैं ठीक है, माने उसमें से कुछ सेल्फ इंटरेस्ट के लिए भी करते हैं कि अरे कल मुर्गी का मीट मुझे खिलाना, कल चिकन बना के खिलाओ, लोगों पे दबाव बनाने स्टार्ट कर देते हैं। तो दीज आर नॉट। अभी न्यूटन पिक्चर आया था, न्यूटन देखा था? न्यूटन, ये कौन सा ये एक्टर है, काफी फेमस है, राजकुमार राव। तो वो थे न्यूटन में। ये सब दिखाता है कि कैसे छत्तीसगढ़ का केस है, वहाँ पे कैसे
आसपास लगा होता है, कैसे पुलिस अपना मिसयूज करती है, बहुत अच्छा पिक्चर है, यू शुड वॉच। ठीक है, तो आसपास समझ में आ रहा है, आसपास इमरजेंसी से अलग है। इमरजेंसी से इसलिए अलग है, इमरजेंसी जब लगती है तो हमारा जो फंडामेंटल राइट्स है, राइट टू स्पीच, राइट टू एक्सप्रेशन, ये सब हटा दिया जाता है। यहाँ तक कि आसपास लगता है तो जो स्टेट गवर्नमेंट का टोटल पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चला जाता है। ये जो यूपी गवर्नमेंट है ये रहेगा, लेकिन किसके अंडर में काम करेगा? सेंटर के काम में अंडर में काम करेगा। लेकिन आसपा लगाने के बाद सेंटर स्टेट के रिलेशन में कोई चेंज नहीं होता है। अपना स्टेट गवर्नमेंट के पास भी सेम पावर रहेगा, जो पीपल है उनके पास फंडामेंटल राइट्स रहेगी, लेजिस्लेचर चलेगा, सब कुछ चलेगा। लेकिन यही है कि पुलिस एंड पैरामिलिट्री फोर्स के पास स्पेशल पावर आ जाएगा, इसीलिए इसका नाम ही है कि आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट। इसमें जितनी भी सिक्योरिटी फोर्स हैं, जो पैरामिलिट्री हुई, पुलिस हुई, आर्म फोर्स है, सबके पास स्पेशल पावर दे दिया जाता है। दैट इज मेन थिंग। इसका विरोध बहुत होता है, जैसे अभी लगाना है फिर आगे लगाया जाए 30 सितंबर के बाद, तो इस पर पूरा रिव्यू होगा। अभी हटा दिया गया था। ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लगता है, सबसे छोटा जो लेवल होता है पुलिस स्टेशन लेवल पे लगता है। गोरखपुर में ही पुलिस स्टेशन, किसी मानिए कैंट पुलिस स्टेशन है, वह उस एरिया में आसपा लगा सकते हैं, लेकिन दूसरे एरिया में आसपा नहीं लगेगा, रीजनल बेसिस पे होता है। इज इट क्लियर? तो दिस इज ऑल अबाउट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज इज द इंटरनल सिक्योरिटी से है, जीएस पेपर 3। यहाँ पे है इंडिया, अभी हमने रोबोटिक म्यूल खरीदा है। व्हाट इज मीन बाय द म्यूल? म्यूल किसको कहते हैं? खच्चर, खच्चर सुना है ना, दैट इज द म्यूल। तो अब हम बॉर्डर एरिया में लड़ना है, तो अब इंसान को क्यों भेजें? मानिए बम पहुंचाना है, कुछ वेपन पहुंचाना है, तो हम रोबोट का यूज कर रहे हैं। खासकर टफ टेरेन में, जैसे है हिमालयन एरिया में, वहाँ पे आप नॉर्मल सड़कें नहीं हैं, अब ऊंचे ऊंचे पहाड़ है। हिली एरिया में एक रोड बनाने में 10 साल लग जाता है, क्योंकि पूरा पहाड़ काट के बनाना होता है ना। लेकिन रोबोट्स कहीं पे भी चढ़ा देंगे, उसको सड़क की जरूरत नहीं है। दिक्कत यह है कि जो माउंटेनियस एरिया है वो काफी रफ होता है, वहां पे हमेशा ये बर्फ भी गिरता रहता है, स्नोफॉल ये सब कॉमन होता है, तो वहां पे ब्लॉकेज होता है। इस ब्लॉकेज में नॉर्मल जो हमारी गाड़ियां होती हैं दैट इज नॉट वर्केबल। ऐसे केस में जो रोबोट होगा उसको इतना स्पेशल तरीके से बनाया जा रहा है कि वो स्टिप जो वॉल होता है यहाँ पे भी ये आराम से चढ़ सकता है। अब इंडिया ने जब अभी झड़प हो रही थी 2020 के बाद चाइना से, तो हमने इस पे एक न्यू पॉलिसी लेके आए थे जिसका नाम है इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट। इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट में आर्मी तुरंत, जैसे नॉर्मल ये होता है कि डिफेंस, आर्मी डिफेंस मिनिस्ट्री को बताती है, डिफेंस मिनिस्ट्री अपने फिनेंस मिनिस्टर को बताते हैं, फिर फिनेंस मिनिस्टर पैसा देते हैं तो आगे कोई चीज खरीदा जाता है। लेकिन इमरजेंसी प्रोविजन में पहले से ही पैसा दिया जाएगा और उसका तुरंत ऑर्डर देके 1 साल के अंदर में ये हम मंगवा सकते हैं। नॉर्मल ऐसे होता है कि प्रोसेस होता है, यू हैव टू गिव द योर डिफेंस काउंसिल है, वहां पे जाके पहले डिबेट होता है कि जरूरत है नहीं जरूरत है, कितना पैसा लगेगा। लेकिन कोई कोई चीज इमरजेंसी होगा तो उसके लिए हमने इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट का प्रोविजन लाया है। इसके अंडर में पॉलिसी है कि हम कॉन्ट्रैक्ट जो 300 करोड़ रुपए तक का रहेगा वो हम तुरंत ऑर्डर दे सकते हैं, और डिलीवरी टाइम इसका रहेगा विद इन 1 ईयर्स। नॉर्मल आप देखिएगा जो हम सबमरीन खरीदते हैं, मिसाइल खरीदते हैं, या जो भी टैंक खरीदते हैं, वो काफ़ी लंबा डिलीवरी हो जाता है, 5 साल 10 साल ऑर्डर देते हैं। जैसे हमारा ये अभी खुद का अपना जो हमारा तेजस है, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो हम इंडिया का बना रहे हैं, तेजस का नाम सुना है ना? तेजस जो इंडिया का कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, तेजस है, वो 30 साल से बना रहे हैं, अभी भी डिलीवरी नहीं हो पा रही है। अभी भी हो रहा है कि अब डिलीवरी होगा, अब उसका ऑपरेशनल होगा, क्लियर हो रही है। लेकिन अंडर द इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट वी कैन बाई द थिंग, वी कैन ऑर्डर द थिंग विद इन 1 ईयर्स। जो लिमिट है 1 ईयर्स है, और जो पैसे का मैक्सिमम सीलिंग है दैट इज द 300 करोड़। प्लीज नोट डाउन, इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट, और इसके अंडर में जो कॉन्ट्रैक्ट है उसका सीलिंग है 300 करोड़ रुपीज, एंड डिलीवरी हैव टू बी कंक्लूडेड विद इन 1 ईयर।
लापता लेडीज के जो डायरेक्टर हैं किसके अंडर में प्रोडक्शन हो रहा है? आमिर खान एंड किरण राव, इन्हीं के अंडर में हो रहा है। इसका नाम तो सुना था ना, ऑल वी इमेजिन एज लाइट। ये भी एक पिक्चर है, इंडिया से ही बना है। इसको अभी कांस में भी अवार्ड मिला है। तो इट हैज ऑल्सो बीन इंक्लूडेड। ये पहाड़ समंदर के बीच में, कभी ऐसे ऐसे पहाड़ के पिक्चर्स देखे हैं? इसको बोलते हैं फोर्ड और जोर्ड, FGORD। ये एक तरीके का, अभी आप लोगों का ज्योग्राफी पढ़ाया गया है तो ज्योग्राफी में लैंड फॉर्म बताया है। गल, ग्लेशियर पे क्या क्या लैंड फॉर्म बनते हैं बताया था। कोई भी लैंड फॉर्म, ये तो सर ने कंप्लीट कराया होगा। डिफरेंट टाइप ऑफ द लैंड फॉर्म, जैसे कि प्लेन में क्या बनता है, जैसे नदी का मीएंडर्स बताया होगा। एंड डिफरेंट टाइप ऑफ अदर, जैसे कि फैन आउट वॉश फैन बताया होगा। ये सब बताया है, एनसीईआरटी में भी है। एनसीईआरटी क्लास 12 पढ़ेगा। ये जो एफजॉर्ड होता है ना, ये स्पेशल तरीके का कंडीशन होता है। नॉर्मल क्या होता है, समंदर सबसे नीचे हम मानते हैं, समंदर के ऊपर हर चीज हाई होती है। ये ऐसा कंडीशन होता है कि समंदर के नीचे पहाड़ होगा। जो सी लेयर होता है ना, सी लेयर के नीचे होगा। और सी, ये ऐसे कंडीशन में बनता है कि मानिए समंदर सामने है, समंदर के बगल में ग्लेशियर है। जैसे आप देखते होंगे मैक्सिमम पोल्स पे सब ग्लेशियर है, बगल में समंदर है। अब क्या होता है कि जब आइस सीट बनता है तो वो भारी होता है, तो वो क्या करेगा, इरोड करेगा, दबाएगा अर्थ को। अब मानिए आइस धीरे धीरे पिघल के पीछे जा रहा है, तो गड्ढा बचेगा, गड्ढे में समंदर का पानी होगा। तो यहाँ पे जो कंडीशन बनता है, जो आइस होगा वो जो आपको दिखेगा वो समंदर से नीचे लेयर पे दिखेगा। क्लियर हो रहा है? समंदर के नीचे नॉर्मल पहाड़ क्या होता है, समंदर से बहुत हाइट पे होता है। आप हिमालय में जाइए, 8,000 फीट ऊपर है, 8,000 मीटर ऊपर है, 8,800 समथिंग लाइक दैट, है ना। यहाँ पे ये चीजें सी लेवल के नीचे होती हैं। दिस इज द एफजोर्ड। ग्रीनलैंड का ये खासकर है, जो भी नॉर्थ पोल साउथ पोल है, उन सब एरिया में ये सब मिलते हैं। ये एनसीईआरटी क्लास 11th वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी, उसमें आज जाके पढ़िएगा आप लोग, ठीक है ना। एफजोर्ड वो काफी अच्छे से दिया हुआ है। और जो न्यूज है दैट इज रिलेटेड टू द, ये चल रहा है लड्डू वाला। तो जो मेन न्यूज में है, ये सब हमें नहीं देखना है। जो मेन न्यूज में आ रहा है वो फॉरेन फैट आ रहा है। तो ये पूछा जा सकता है फॉरेन फैट क्या होता है, क्या होता है फॉरेन फैट? व्हाट इज द फॉरेन फैट? किससे? फॉरेन फैट जो अभी न्यूज में है, ये जो लड्डू हम तिरुपति जी का, बालाजी का लड्डू खा रहे हैं, तो वो जो ऑयल बनता है ना जिसमें बनाया जाता है लड्डू के, पहले वो सब आप मिक्स करके ऑयल में लपेट के बनाते हैं, ठीक है। तो जो ऑयल का यूज हो रहा था दैट इज द फॉरेन फैट। तब आया कि फॉरेन फैट क्या होती है। फॉरेन फैट के डिफिनीशन में होता है कि दैट इज द मिक्सचर ऑफ द सोयाबीन, ओलिव, ये सब तो रहेगा, इन सब का मिक्सचर होगा, लेकिन इसमें ये फिश ऑयल भी होगा, बीफ टैलो होगा एंड लार्ड होगा। लार्ड का मतलब पिग का जो हड्डी होती है, एब्डोमेन का, पेट के पास वाला जो हड्डी वाला हिस्सा होता है ना, वो मिला मिला होता है। तो फॉरेन फैट में नॉर्मल सीड्स तो होंगे, नॉर्मल जो सनफ्लावर है, रेपसीड है, ऑयल लीव है, ये सब होंगे, लेकिन इसमें एडिशन किसका है? फिश ऑयल, बीफ टैलो एंड लार्ड। लार्ड क्या है? पिग से रिलेटेड है। पिग्स का जो बोन्स होता है एब्डोमेन का, पेट के पास के हिस्से को एब्डोमेन कहते हैं, उसी के हिस्से में जो होता है उसको आप वो चेंज करके पिघला के बनाते हैं।
ये चाइना से रिलेटेड आर्टिकल है। ये मेन आर्टिकल में ये डिस्कस कर रहे हैं कि चाइना के साथ हमारा जो ट्रेड है वो डेफिसिट में है, मतलब चाइना से हम इंपोर्ट बहुत ज़्यादा कर रहे हैं और एक्सपोर्ट बहुत कम कर रहे हैं। तो दूसरी चीज़ ये है कि एक तो डेफिसिट है, ये अपने आप में अच्छी बात नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि जितनी भी क्रिटिकल चीज़ें हैं, बेसिक इनपुट्स, जैसे हम मेडिसिन बनाते हैं, आपको दिखता होगा सारे मेडिसिन वाइट कलर में दिखते हैं, तो उसका जो बेसिक इंग्रेडिएंट्स होता है जिसके ऊपर अप्लाई करके मेडिसिन का केमिकल लगाया जाता है, वो मोस्टली चाइना से आता है। ठीक है, तो अभी इंडिया का जो पॉलिसी है, इस बार का जो बजट है, हमने कहा ठीक है इसको कैसे सही किया जाए। तो बजट में बोला है कि इन्होंने चैन, जो चाइना का सप्लाई चैन से हमें जो आ रहा है, उसको हम इन्वेस्टमेंट चैन से बदल रहे हैं। इन्वेस्टमेंट चैन का मतलब कि चाइना से हम ये कहने की कोशिश करेंगे कि आप बना बनाया सामान मत भेजिए, आप अपना इन्वेस्टमेंट यहाँ लगाइए। जैसे इंडिया में कंपनी बनाना है, पैसा चाहिए, पैसा नहीं है तो हम फॉरेन से कहेंगे कि आप कंपनी लगा दीजिए, और उसके बाद जो फायदा होगा वो आपको होगा, लेकिन जो मैन्युफैक्चरिंग होगा वो इंडिया में होगा। तो इससे एक स्टेप आगे जाएंगे ना, कि बना बनाया प्रोडक्ट से अच्छा होगा कि हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करा के मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे कर रहे हैं, तो प्रोडक्शन यहाँ पे होगा, तो हमारा एम्प्लॉयमेंट के चांसेस बढ़ेंगे। जब आप कंपनी, भले आप चाइना का ही पैसा लगेगा, सारे फायदे चाइना को होंगे, लेकिन इंडिया को एक स्टेप आगे क्या जाके फायदा होगा? व्हाट विल बी द बेनिफिट? इन्वेस्टमेंट। जैसे आपका कोई गांव है, गांव में आप बना बनाया कहीं से बिस्किट मंगा रहे हैं, ब्रिटानिया का या कोई भी, तो ये क्या है कि पैसे बाहर से जा रहे हैं, बना बनाया आ रहा है, गांव को कोई फायदा नहीं है। आप उस कंपनी से कह रहे हैं छोटा मोटा कंपनी आप गांव में ही लगा दीजिए, खरीदेंगे हम आप ही से, आप ही का कंपनी भी देगा। लेकिन वहां पे अगर कंपनी लग जाए ब्रिटानिया का, तो क्या फायदा होगा? कंपनी तो पैसा तो अब तभी भी दे दे। अब फायदा ये हो सकता है कि गांव के कुछ लोग उसमें काम करेंगे, जॉब मिलेगा, रोजगार। पैसा तो अभी भी ब्रिटानिया की कंपनी को देगा, हम लोग देंगे ना, कि जो भी। लेकिन एक फायदा हो सकता है कि जो हमारा ब्रिटानिया को में जो जॉब था वो कुछ हमारे गांव के लोगों को मिलेगा। तो इंडिया का भी यही कहना है कि आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। एक्सपोर्ट, अभी तक हम इंपोर्ट करते थे, अब हम कह रहे हैं कि आप खरीदेंगे आप ही से, लेकिन आप यहाँ पे लाके कंपनी लगा लीजिए, आप मैन्युफैक्चरिंग कीजिए। ये है कि उससे हमारी डिपेंडेंसी जो है वो थोड़ी कम होगी, क्योंकि एक तो हम इंश्योर रहेंगे कि कंपनी यहीं पे है, भागेगी नहीं। जैसे कंपनी लगा देने के बाद भाग, तो उसके लिए मटेरियल होना चाहिए ना। जैसे आपको कीवी खाना है, तो कीवी यहाँ पे मिलेगा? वो आपको बाहर से बनाना पड़ेगा ना। तो हमारे पास वो प्रोडक्शन ही नहीं है। रेयर अर्थ मटेरियल मैक्सिमम उनके पास है, टेक्नोलॉजी उनके पास है, वही निकाल रहे हैं। कुछ चीजें हैं जो हमारे पास नहीं है, तो इसलिए डिपेंडेंसी हमारी चाइना पे ज्यादा है। यही यहाँ पे मेन डिस्कशन पॉइंट है। ओके, बाकी का और सब तो डिस्कशन हम लोग किए हैं। चेस वाला कल डिस्कस किए थे, तो यही आज रिपीटेशन है सेम, कि कल हमने देखा था गोल्ड मेडल हमने उसमें लाया है ओलंपियाड में। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट न्यूज जो है, दैट इज द हाउ टू इनेबल ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट। व्हाट इज द ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट? ट्रांजिट का मतलब क्या होता है? यस, ट्रांसपोर्टेशन से, कम्युनिकेशन से रिलेटेड है। तो यहाँ पे मेन डिस्कशन ये हो रहा है कि इंडिया की जितनी भी इकोनॉमी है, अगर हम ट्रांसपोर्टेशन अच्छा कर दें, तो आप मेजर जितने भी सिटीज हैं वहाँ पे देखिएगा मेन इशू क्या है, कंजेशन, ट्रैफिक, यही है ना। ट्रैफिक में आप भी जाते होंगे तो आपको भी लगता होगा कि आपकी प्रोडक्टिविटी कम हो गई। जैसे आप नॉर्मल सड़कें खुली खुली हो, तो हो सकता है कि लोग यहाँ से 40-50 किलोमीटर दूर से डेली डेली आ जाए, तो 10 मिनट 15 मिनट में गाड़ी स्टार्ट करें, तो 4 लेन की सड़कें हैं, कहीं पे भी जाम नहीं है, तो फटाक जाए फिर चले जाएं। लेकिन लोग मैक्सिमम सिटी में क्यों शिफ्ट करते हैं? क्योंकि उन्हें लगता है कंजेशन है, यहाँ से आप रेती घूम के आइए, आपको 2 घंटे लगेंगे, हर जगह पे आपको ट्रैफिक मिलेगा। तो एक तो दिक्कत यह है कि आपका टाइम कंज्यूम हो रहा है। दूसरी चीज ये है कि जब आदमी ट्रैफिक से आता है तो वो थक जाता है ज्यादा, एज कम्पेयर टू द, अगर खाली खाली रोड है, आप 200 किलोमीटर भी चले जाएंगे तो थकान नहीं होती है। लेकिन 20 किलोमीटर भी जगह जगह ट्रैफिक है, तो आपको लगेगा कि यू आर सो मच टायर्ड, तो आपको जाके
आराम पहले चाहिए, तो प्रोडक्टिविटी कम हुई। जो लेबर आ रहा था वो आके एनर्जी से काम करता और वो थका हारा आ रहा है, ऑलरेडी फंस फंस के आ रहा है 1-1.5 घंटे से, तो प्रोडक्टिविटी कम हुई। दूसरी चीजें ये हुई कि वो वापस जाएगा, फिर उसकी प्रोडक्टिविटी कम होगी, काम में उसका नहीं टोटल मन लगेगा। दूसरी चीज ये है कि जो एनर्जी का लॉस होता है, अब जितने भी ट्रैफिक होते हैं वहां पे गाड़ियां खड़ी होती हैं, धुआं निकल रहा होता है, फ्यूल जल रहा होता है, इसका लॉस हो रहा है, तो इन्वायरमेंटल भी इम्पैक्ट है ना। तो वर्कर प्रोडक्टिविटी हमेशा कम होती है। इन्होंने एक कंपेयर किया है कि जैसे बैंगलोर का एग्जांपल दिया है, इन्होंने दिया है कि बैंगलोर में ये हाल है कि वहां पे जो सोशल कॉस्ट है ट्रैफिक लगने के कारण, जो नहीं फ्यूल जलता है, लोगों की प्रोडक्टिविटी कम होती है, लोग अपना टाइम से नहीं जा पाते हैं, एक साल में 38,000 करोड़ रुपए हर साल वहां पे कॉस्ट होता है ड्यू टू द ट्रैफिकिंग। अगर ट्रैफिक नहीं लगे, जैसे होता है ना आधा आधा घंटा ट्रैफिक में फंसे हैं, सबसे ज्यादा कंजेस्टेड साउथ का जो सिटी है बैंगलोर है, तो हर सिटी का यही हाल है। आप ये भी देखेंगे कि कहीं पे भी जो डेवलपमेंट एक्टिविटीज होती है हमेशा रोड पे डिपेंडेंसी होती है। अगर देखिएगा किसी भी एरिया कितना भी बैकवर्ड है, एक आप अच्छा रोड बना दीजिए, धीरे धीरे दुकानें शॉप्स आ जाती हैं, कुछ रेस्टोरेंट आएंगे, लोगों की एक्टिविटी बढ़ जाएगी, इकोनॉमी बढ़ेगी। तो इन्होंने कहा कि जो भी हम अभी इकोनॉमी की अगर रिफॉर्म करना चाहें तो कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट पे ज़्यादा ध्यान रख के हमें डेवलपमेंट करना चाहिए, और उसके लिए हमें जो मेट्रो रेल पॉलिसी है एंड नेशनल ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट पॉलिसी जो इंडियन गवर्नमेंट चला रही है, हमारा ये है कि हर जगह हम मेट्रो लेके जाएं, और मेट्रो के सिर्फ लेके नहीं जाना है, मेट्रो से के बाद जो मेट्रो स्टेशन हो उससे कनेक्टिंग जो आपके कॉलोनीज में बसें जाती हैं और जितनी भी ऑटो जाती है वो एकदम स्मूथ बनाया जाए। जैसे आप देखिएगा कि लोग प्राइवेट गाड़ियों को क्यों यूज करते हैं, क्योंकि उन्हें नॉर्मल ऐसे पब्लिक जो ट्रांसपोर्टेशन है वो रिलायबल नहीं मिलता है। जैसे आज गए 2 घंटा बाद मिला, कभी बस आया नहीं आया, तो दिस आर द इश्यूज दैट पीपल फेस ऑन ए रेगुलर बेसिस। सही होता है ना, होता है कि नहीं होता है। कोई भी अपना प्राइवेट अगर जो भी व्हीकल है वो रिड्यूस कर दे, अगर उसको पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन अच्छा मिल जाए, मैं अपने घर से निकलूं तुरंत मुझे ऑटो मिल जाए, तो मैं अपना गाड़ी का तेल क्यों इतना ज्यादा जलाऊंगा। होता है ना कि आप एफर्ट मारते हैं, जो लोग 4 व्हीलर रखते हैं वो ड्राइवर को पैसा देते हैं, कहीं ना कहीं होता है उनका जो एक्सपेंडिचर है कहीं ना कहीं इंक्रीज करता है। लेकिन ट्रांसपोर्टेशन पे लोगों का बिलीव ही नहीं है कि वो टाइम से मिलेगा नहीं मिलेगा, 2 घंटे बाद मैं पहुंचूंगा ऑफिस या 2 घंटे बाद मैं अपने काम पे ज्वाइन करूंगा। दैट इज द मेन इश्यू। तो वही है कि दिस टू पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो अप्रूव किया है 2017 में ही अप्रूव किया है। पहला है कि नेशनल ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट एंड सेकंड इज द मेट्रो रेल पॉलिसी। 2017 से ही हम इसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ट्रांसपोर्टेशन को टोटल ओवरहॉलिंग करनी है, सब कुछ सुधार करना है, तो 2022 से 2027 के बीच में जो एक्सपेक्टेड पैसे की जरूरत होगी वो 3 ट्रिलियन रुपीज। कितने बिलियन के बराबर 1 ट्रिलियन होता है? बताइए, आप लोग इतना सुनते हैं ना। बिलियन एंड ट्रिलियन में क्या रिलेशन है, आप बताइए। नहीं पता है? जीरो। बिलियन एंड ट्रिलियन क्या रिलेशन है? कितना, जैसे होता है ना कि 1 लाख में कितने 1,000 होंगे, 2 जीरो बढ़ाने पे 1 लाख होता है ना 1,000 के आगे। तो वही मैं पूछ रहा हूं, कितना जीरो बढ़ाऊंगा बिलियन के आगे तो ट्रिलियन मिलेगा? कोई भी? इतना न्यूज चल रहा है 2-3 साल से, हम मोदी जी कह रहे हैं कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी इंडिया को बनाना है, तो ट्रिलियन ही नहीं पता है, कैसे काम चलेगा? इतना तो पता होना चाहिए ना, क्यूरियासिटी। मिलियन बिलियन ट्रिलियन इन सब में 1,000 का डिफरेंस होता है। 1 मिलियन में 1,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 बिलियन आएगा, 1 बिलियन में 1,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ट्रिलियन आता है। जैसे मैं पूछूं कि 1 लाख कितना होता है, तो आप क्या बोलेंगे कि 1,000 का कॉन्सेप्ट आपको पता है और इसमें 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 लाख हो जाएगा।
होता है ना। फिर 1 लाख के बाद 1 करोड़ आता है, होता है ना। ऐसे आप जब मिलियन बिलियन में जाते हैं तो मिलियन जो होता है वो 10 लाख के बराबर होता है। 10 लाख के बराबर होता है 1 मिलियन। 1 मिलियन इज इक्वल टू, एक सेकेंड, एकदम सिंप्लीफाई करके बता रहा हूं, ये थोड़ा सा आप लोग याद रखिएगा। ओके, 1 मिलियन जो होता है 10 लाख होता है, ठीक है। 10 लाख होगा या 0.1 करोड़ होगा, क्योंकि 1 करोड़ में कितना लाख होता है, 100 लाख होता है, ये तो नॉर्मल है। अब 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख, ये हमेशा याद रखेंगे। उसके बाद अब मैं मिलियन को बिलियन में चेंज करता हूं, ठीक है। अब अगर मैं लिखा हूं 1 बिलियन, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमेशा 1000 से मल्टीप्लाई होगा, 1000 मिलियन होगा। बिलियन इज मोर देन द मिलियन। 1 बिलियन में 1000 मिलियन होगा। अगर लाख में चेंज करना हो तो 10,000 लाख होगा। अगर 10,000 लाख को करोड़ में करना हो तो 100 करोड़ होगा। थोड़ा सा एक जीरो आगे पीछे करना है, दिमाग में ये सेट करना है। एक बार सीख लिया तो हमेशा के लिए हो जाएगा। सिंपल कॉन्सेप्ट है कि 1 बिलियन में 1,000 मिलियन होता है। हाँ, 10 लाख नहीं, अब 1 मिलियन में 10 लाख होता है, तो 1,000 में तो 10 से गुणा करेंगे ना। सिंपल 7-8 में गुणा भाग पढ़ते हैं ना। तो अब 100 मिलियन है, इसको लाख में बदलना है, तो 1,000 में मैं 10 से गुणा करूंगा तो 10,000 लाख हो जाएगा। लाख को करोड़ में बदलना है तो 100 से भाग दे देते हैं, यही होता है ना। तो 100 से अगर डिवाइड करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 100 करोड़ हो जाएगा। 1 बिलियन में 100 करोड़। इंडिया की अभी पॉपुलेशन 140 करोड़ चल रहा है, तो 1.5 बिलियन ही लिखते हैं ना। 1.5 बिलियन में है इस समय 1.5, समझ में आ रहा है। अब बिलियन से बड़ा होता है ट्रिलियन। वन ट्रिलियन इज इक्वल टू 1,000 बिलियन। समझ में आ रहा है। अब इसको फिर, हाँ हाँ राइट, हाँ हाँ, तो ट्रिलियन निकल जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 1 लाख, 1 लाख करोड़ इज इक्वल टू 1 ट्रिलियन। यही हो रहा है ना, लाख में पहुंचा रहे हैं हम लोग। अब समझ में आ रहा है। अब मोदी जी कहेंगे तो पता चल जाएगा ना क्या बोल रहे हैं, ट्रिलियन इकोनॉमी। अंदाजे पे तो नहीं चलाएंगे। तो अभी जो बात हो रही है, अभी हमें ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम एकदम सही करना है इंडिया में, तो कितने की जरूरत होगी। जो पैसे की नीड है वो $3 ट्रिलियन की नीड है, 3 ट्रिलियन रुपीज की नीड है। इसके मतलब कितना हो गया, 3 लाख करोड़। लाख के आगे करोड़ लगा दें तो इतना पैसा लगेगा, तब हमारे सिटीज में जो है वो सही होंगे। ओवरऑल इस एनालिसिस में यही है कि हम अगर ट्रांसपोर्टेशन अच्छा करें, कोई भी आदमी अगर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को बढ़ावा दिया जाए, तो एक तो कंजेशन जो ट्रैफिक है वो कम हो जाएगा। हर आदमी एक बस में कितना 20 आदमी बैठ सकता है। अगर 20 आदमी 20 अपना अपना गाड़ी लेके जाए, तो अगर 10 उसमें से कार खरीद रहे हैं, 10 बाइक खरीद रहे हैं, तो 20 गाड़ी रोड पे है। 20 गाड़ी हटा के एक छोटा सा मैं बस स्टार्ट करा दूं तो कंजेशन कम होगा ना, एक बस चलेगा। तो ये बात हो रही है कि अगर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन अच्छा कर दिया जाए, तो एक तो एनर्जी इफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी, जो जो हमारा फ्यूल जलता है, जगह जगह हम ब्रेक लगाते हैं। दूसरी टाइमिंग कम होगी।
तीसरा हमारा थकान कम होगा, थकान जब कम होगा तो वर्कर्स जब जाएगा कंपनी में काम करने तो प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। चौथी चीज ये है कि आदमी ज्यादा चीजों में इन्वॉल्व हो सकता है। जैसे हो सकता है कि कोई दूर से आ रहा हो यहाँ पढ़ने गोरखपुर में, तो वो अपने घर का या तो काम छोड़ के यहाँ रहे या तो यहाँ का छोड़ के घर पे रहे। लेकिन अगर ट्रांसपोर्टेशन अच्छा हो जाए, अगर 20 मिनट में, 25 मिनट में, आधा घंटा में डिस्टेंस इतना ट्रेवल हो जाए कि 50-60 किलोमीटर, तो लोग वहाँ का भी काम कर लें, यहाँ का भी काम कर लें, डबल इम्पैक्ट होगा। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। हाँ, अगर हम पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन करते 20 गाड़ी की जगह पे एक बस चला रहे हैं तो जो पोल्यूशन है वो भी कम होगा। तो यही सब इसमें डिस्कशन है कि कैसे चीजें हो सकती है। दूसरी चीज ये बात हो रही है कि सबसे ज्यादा दिक्कत है कि पैडेस्ट्रल जो पैदल चलने वाला होता है, फुटपाथ, वो इंडिया में एब्सेंट है। चाह आप चलना भी चाहे लोग नहीं चलते हैं, क्योंकि इतना डेंजरस होता है ना कि आप चलिए गाड़ी चला रहे हैं कहीं से भी किनारे से, वेरी डेंजरस। जैसे आप कभी कोशिश कीजिएगा, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि ट्रेवल करके आऊँ जाऊँ, लेकिन दिक्कत यह है कि दैट इज वेरी मच, मतलब कहीं आपको फुटपाथ नहीं मिलेगा। दिल्ली में कहीं कहीं मिल जाता है, यहाँ पे तो कहीं है ही नहीं, फुटपाथ का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है। अच्छा, फुटपाथ के कारण यही दिक्कत है। मैं चलता हूँ इतना दिक्कत होती है, मुझे लगता है कि कम से कम पूरा दिन हमारा काम ऐसा है कि बैठ के ही करना है, या यू हैव टू सिट ऑन द टेबल, यू हैव टू डू। तो होता है कि कुछ तो एक्टिविटी मैं करूँ, तो मेरा कोशिश होता है कि मैं शाम को आऊँ या जाऊँ तो पैदल यहाँ से आई शुड ट्रेवल। लेकिन जब रोड पे आप निकली तो लगता है कि कहाँ चलें, यहाँ तो गाड़ियाँ चल रही हैं मेरे ऊपर। फुटपाथ है ही नहीं है, और फुटपाथ जहाँ पे है लोग अपना दुकान लगा लिए कि अपना बैनर, अपना वो सब। यहाँ पे तो इंक्रोचमेंट इतना तक है, फुटपाथ छोड़िए, यहाँ पे रोड पे लोग अपना करते हैं। मतलब कल मैं देखा कि वो आदमी का दुकान यहाँ पे है और रोड ये है, तो वो अपना जो बैनर लगा के रखा है ना स्टैंड ही, वो यहाँ पे लगा के रखा है। लोग उसके बाद से पार्किंग किए हैं, रोड जब बचा वो इतना पड़ा, तो उसमें मैं पैदल चलूंगा कि रोड अब। हम्म। आप उधर जाइए, मुझे जब, कहाँ पे? हाँ, लेकिन टैक्स इसलिए थोड़ी दे रहे हैं कि रोड पे बनाने के लिए, टैक्स तो इसलिए दे रहे हैं कि वो अपना बिजनेस चला रहे हैं। रोड तो गवर्नमेंट अपना कर सकता है। अरे यहाँ छोड़िए, दिल्ली में ही हाल है, दिल्ली में कहीं कहीं आपको मिल जाता है, मतलब फुटपाथ प्रॉपर तरीके से। वो भी लोग अपनी सीढ़ियाँ फुटपाथ पे ही बनवाते हैं, नहीं होता है कि वो जो जिसकी सीढ़ियाँ हैं वो फुटपाथ पे ही बना रहा है, ये कॉन्सेप्ट है। तो दिस इज, आप वही मैं कह रहा हूँ, मुझे कभी साहबगंज या रेती की तरफ जाना पड़ता है तो मुझे सोचना पड़ता है कि कैसे जाऊँ। पैदल जाना सबसे इजी होता है, क्योंकि पैदल जहाँ पे भी जाम लगे आप पैदल उतरिए, आप आगे जाइए, फिर आप ऑटो पकड़ लीजिए, वरना आपका गाड़ी हो तो यू हैव टू स्टक वहाँ, आधा एक एक घंटे कभी कभी लग जाते हैं। तो दैट इज द इशू। आप खुद महसूस करते होंगे जब आप फंस जाते होंगे, तो उसके बाद काम करने का कोई भी मन नहीं करता है, आप एकदम थके होते हैं। दैट इज द कंडीशन। तो यही इसमें मेन डिस्कशन हो रहा है कि जो ये सब चीजें हैं उससे इकोनॉमी को काफी लॉस हो रहा है। इन्होंने जगह जगह दिया है कि वर्कर्स का जो कैपेसिटी है वो इतना, मिलियन वर्कर्स जो काम करते हैं अलग अलग कंपनी में, जो सिटी के एकदम बीचों बीच है, जो पेरीफेरी में है, तो उन पे कैसे इम्पैक्ट पड़ रहा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है एंटी डीप फेक बिल्स है। व्हाट इज द डीप फेक? हम लोगों ने एक दिन और डिस्कस किया था, ये आप लोगों को पता भी होगा। व्हाट इज द डीप फेक? फेक तो फर्जी हो गया, डीप फेक क्या है? फर्जी तो बहुत कुछ हो सकता है। ये तो आप ट्रांसलेट कर रहे हैं, डीप का मतलब गहरा, फेक का मतलब फर्जी। वो तो बहुत कुछ फेक हो सकता है, करेंसी बहुत डीप फेक हो सकता है कि पैसे बहुत ज्यादा इकोनॉमी में हो जाए, ये आप कह रहे हैं। व्हाट इज द डीप फेक? डीप फेक का मतलब होता है कि जो अभी न्यू न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है। नॉर्मल फेक तो कुछ भी हो सकता है कि कोई आदमी बहरूपिया बन के चला जाए, करेंसी दूसरे के लेके आए, होता है ना, नकली एडल्टरेशन सामान बेचे, ये सब फेक हो सकता है। लेकिन डीप फेक इज रिलेटेड टू द सोशल मीडिया। जो वीडियो हम बना रहे हैं आजकल, जो सॉन्ग बना रहे हैं, जिससे का आवाज निकाल ले रहे हैं, कॉपी कर ले रहे हैं, हम पहचान ही नहीं पा रहे हैं।
जैसे ये सब पी फेक है, करेंसी नोट्स में आपको पता चल जाएगा कि ये नकली वाला नोट है। आपको कोई एडल्टर्ड चीजें बेच रहा है, जैसे कि आपको जैसे एक है काली मिर्च में आपको पपीते का बिया वो होता है ना, बीज डाल के वो कर रहा है तो आप पकड़ लेंगे। लेकिन डीप फेक में आप पकड़ ही नहीं पाएंगे, वो इतना क्लोज रहेगा ना कि आपको लगेगा मोदी जी ही बोल रहे हैं, लेकिन वो क्या होगा, नकली मोदी जी का वीडियो होगा और वो भड़का रहे होंगे जैसे होगा। हम्म। हाँ, दूसरों के पेज पे आप जा रहे हैं, आपको लगेगा कि हम्म, लगातार इस समय क्योंकि जब से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया है वही बना रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मेरा वॉइस दे दिया जाएगा और वो क्या करेगा, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कहा जाएगा कि इसी के जैसे आवाज निकालो। और हम्म वेरी गुड। बहुत ज़्यादा ये हो रहा है और इसलिए हो रहा है क्योंकि एआई की टेक्नोलॉजी बढ़ रही है। इसमें डीप फेक में क्या होता है, कैसे बना लेते हैं, जैसे ये कह रहे हैं कि एकदम सेम, तो उसके लिए क्या करते हैं कि दो एआई यूज होता है। एक एआई क्या कहेंगे कि बनाओ, दूसरी एआई से कहेंगे पकड़ो ये सही है कि नहीं। तो दूसरा एआई पकड़ता रहेगा, एक लेवल आएगा कि ये एआई पकड़ नहीं पाएगा, तो उस आवाज को वो स्टोर कर लेते हैं, होता है ना, उससे चेक करवाते हैं। फिर उस जो एआई बनाया उस लेवल पे जाके उसको स्टोर करेंगे और उस आवाज पे और उस फेस पे, वीडियो पे वो कोई फेक तरीके से, जो लीडर नहीं कहा है, कहीं भड़काते हुए दिखाया जाएगा, कहीं गाली देते हुए दिखाया जाएगा जहाँ पे कुछ नहीं है, कहीं पे किसी वीमेंस के खिलाफ कुछ बोलते हुए दिखाया जाएगा, कहीं पे वो खुद एक्सेप्ट करेगा कि हाँ उसने ऐसा किया था, उसने करप्शन किया था, उसने घूस लिया था। अब वो चीजें सर्कुलेट कर दी जाएंगी। होता है ना, खासकर ये आजकल जो पॉलिटिकल एड है ना, जहां जहां पे भी इलेक्शंस है वहां पे बहुत एड यूज हो रहा है कि जो विरोधी नेता है उसके खिलाफ में कुछ ऐसा वीडियो बना दीजिए। अब लोग कहाँ इतना चेक करेंगे, क्योंकि वो इतना क्लोज हो रहा है कि लगेगा कि सच में वही बोल रहा है, एकदम फेस टू फेस एवरीथिंग। वो पकड़ना बहुत मुश्किल हो गया, इसीलिए उसको नाम दिया गया डीप फेक। उसको अलग से आप प्रॉपर तरीके से लैब में जब तक जांच नहीं करेंगे तब तक नहीं पता चलेगा कि वो किसका वीडियो है। दैट इज, अब मोदी जी या राहुल गांधी का या ये केजरीवाल का वीडियो कोई बना दे और केजरीवाल कहीं पे भड़काऊ चीजें बोल रहे हैं, अब उसके अपोजिशन वाले को कुछ भी मिल जाए तो वो तो मजा आ जाता है ना, वो चेक थोड़ी करेगा। बस उसको चाहिए कि कोई निगेटिव चीजें मिली वो पूरा रोटेट करवा देते हैं। जब तक चीजों को पता चलता है फेक है तब तक चीजें खराब हो गई होती है। आम जनता थोड़ी वेरीफाई करती है, आम जनता तो एक बार देख ली उसको तो वही माइंडसेट बन जाता है। तो यूएस में बहुत हो रहा था, तो इसको लीगलाइज कहीं ना कहीं इसके खिलाफ जो पनिशमेंट था उसको इंक्रीज करने के लिए कैलिफोर्निया जो यूएस का एक स्टेट है वहां पे इन्होंने लाया है एंटी डिफेक्ट बिल। अब इन्होंने क्लियर कट इसमें प्रोविजन रखा है कि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उनको ही पहले वेरीफाई करना होगा कि जो वीडियो या ऑडियो उनके ऊपर पड़ रहा है कहीं ना कहीं वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड ना हो गया ना, कि कोई मानिए मोदी जी का फोटो डाल रहा है तो पहले उनको ये इंश्योर करना पड़ेगा ना कि वो वीडियो सही में है कि वो मैन्युफैक्चर या मैनिपुलेटेड है। क्लियर हो रही है। तो पीसेस के लिए ये लिख लीजिए कि जो सबसे पहला एक्ट जो बना के आया है डीप फेक के लिए, अभी तक कोई एक्ट नहीं था क्योंकि टेक्नोलॉजी नहीं है, जो पहला एक्ट आया है वो कैलिफोर्निया से आया है। हम्म। बहुत। अब नहीं किया जा सकता, अब तो बहुत कठिन हो गया, कैसे? हाँ। क्या अलग अलग होगी? हम्म हम्म। अच्छा। अच्छा। अभी तक तो मतलब जो जितने भी हाई लेवल पे जा रहे हैं वो इस सब को भी धीरे धीरे कर रहे हैं। अभी जो आप कह रहे हैं वो हल्का फुल्का पकड़ ले रहे थे, लेकिन अब इसका भी हो गया क्योंकि एआई भी अपने आप को ग्रो करवा रहा है। एआई अभी न्यू था, अभी एआई को भी लोग फीड कर रहे हैं तो भी धीरे धीरे ग्रो हो रहा है। तो ये तो बहुत बड़ा समस्या आने वाले टाइम में, अभी तो ये न्यू टेक्नोलॉजी है।
कॉम्प्लिकेशन, टेक्नोलॉजी से फायदे भी हैं, बून्स एंड बेन हम लोग पढ़ते हैं ना टेक्नोलॉजी। हम्म। हाँ, यूज करें। हम्म। नेचुरल तरीके से। हम्म। कुछ फायदे हैं, कुछ भी, इसमें तो बहुत डिबेट है कि टेक्नोलॉजी से फायदे हैं कि ज़्यादा उसका नुकसान है। फायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। जैसे फायदे ये हो सकते हैं कि आप टेक्नोलॉजी आ गई, फास्ट फूड से तो नुकसान है, बीमारियां हो रही हैं, लेकिन वुमेन्स का टाइम बच जा रहा है, खाना वाना कम बनाना पड़ रहा है, तो वुमेन्स सब प्रोडक्टिव काम में करते हैं। खासकर यूएस में ये सब चीज़ें, कल्चर काफ़ी फायदे में लाया है। पहले औरतों को पानी भरने के लिए 10 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 500 मीटर दूर जाना पड़ता था तालाब से। अब जितना टेक्नोलॉजी आगे गया, आप नलके से ही कर ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ तो फायदे हैं, लेकिन घाटा भी है उसका, मतलब वल्नरेबिलिटी भी है। हम्म। तो बनाया ही नहीं ना, ये फायदा है कि बनाया नहीं अपने काम में, एक्टिविटी में। हाँ हाँ, ये। हाँ हाँ हाँ। क्या छोड़ दिए? हाँ हाँ हाँ। हाँ हाँ हाँ, ये तो सही, ये तो है ही है। कभी कभी तो ये तो दिमाग में अब आता ही है कि अब जाना चाहिए, क्योंकि आप अब कुछ भी खा रहे हैं, डर लग रहा है। बाहर का कुछ भी खाइए, आइसक्रीम खाइए, आप पानी बतासे खाइए, ये आप कोई भी चीज़ खाइए, चाट खाइए, आप कुछ भी खाइए, तो लगेगा कि क्या पता क्या मिलाया है। आप प्योरिटी में नहीं जा रहे हैं, कुछ भी केमिकल मिला सकते हैं। तो अभी ये हो रहा है कि जितना फायदा है उतना निगेटिविटी भी है, क्योंकि इतना कुछ सुनने को मिल रहा है। तो दैट इज द थिंग, मतलब तो ये तो बैलेंस करना ही मेन है। बैलेंस हो ही रहा है तो वही। हम्म। हाँ, दोनों से घाटे हैं ही हैं, दोनों से। लेकिन तंबाकू से ज्यादा घाटा है। हाँ हाँ। नहीं नहीं, वो तो अलग बात है, वो तो, ये तो जो आप कह रहे हैं ना, ये लोग काफी एग्जाम्पल देते हैं गाँव में कि अरे ये तो कुछ नहीं खाते थे फिर भी इनको हो गया। देखिए, ये होता है ना, जैसे जो आप कह रहे हैं, नॉर्मल इंसान का जैसे होता है कि प्रतिरोधक क्षमता होती है। तो प्रतिरोधक क्षमता किसी की ज्यादा है तो वो कुछ खा के भी जी जा रहा है, तो ये तो एक्सेप्शनल केस हो गया। लेकिन नॉर्मल केस जो मॉडरेट कंडीशन होता है, उसमें होता है कि अगर आप तंबाकू खाते हैं तो उससे जो इम्पैक्ट आपके लंग पे पड़ता है, वो एज कंपेयर टू द नहीं खाने से होता है। जैसे आपको कई बीमारियां, कैंसर है, नॉर्मल भी ट्यूमर हो सकता है, लेकिन जब आप अल्कोहल, शराब पिएंगे और तंबाकू खाएंगे, तो वो चीज़ों को बढ़ा देता है, स्पीड अप कर देता है। तो जैसे अगर अच्छा कंपेयर करना है तो ये देखिए कि 100 लोग खाते थे और 100 लोग नहीं खाते थे। तो 100 लोग नहीं खाते थे तो उसमें बचने की संख्या 95 होगी। लेकिन जो 100 लोग खाते थे, 4-5 एक्सेप्शन हो सकता है कि उनको कुछ ना हो, लेकिन 80% चांसेज है कि उनका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं करेगा। और 50% चांसेज में ये है कि वहां पे बहुत फटल इम्पैक्ट होता है, कि एकदम डेंजरस वाले कंडीशन में तंबाकू, एल्कोहल का इसका इम्पैक्ट होता है। तो एक्सेप्शनल केस को लेके आप जस्टिफाई नहीं कर सकते, अरे ये नहीं खाते, तो वो तो उनका एक्सेप्शनल इम्यूनिटी सिस्टम रहा होगा। और हाँ, नहीं, ऐसे मरने की जरूरत नहीं है। ठीक है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम द टुडेज न्यूज।